नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 27 नवंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग। जम्मू कश्मीर में दोस्तों ऑपरेशन ऑल आउट के बीच 151 आतंकी अब तक ढेर। ऑपरेशन में 199 की हिट लिस्ट तैयार। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, भारत ने 26/11 हमले की 13वीं वर्षी पे पाकिस्तान उच्चायोग के राजनयिक को किया तलब। उन खास करके आरोपियों और आतंकियों की गिरफ्तारी की मांग की। तीसरी बड़ी अपडेट, बर्फबारी से पहले आतंकियों की घुसपैठ में जुटा पाकिस्तान, भारतीय सेना हुई हाई अलर्ट, सीमा पे तैनात किए ड्रोन, कई घुसपैठी हुए ढेर। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, रॉकेट लॉन्च होंगे और सस्ते। जी हाँ, 40% तक। देसी स्पेस कंपनी ने पहली बार 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कर लिया है। अब 40% सस्ते होंगे। जी हाँ, जहाँ करोड़ों लगते थे वहाँ अब कम लगेंगे। इस बीच एक और अपडेट बताएंगे, जहाँ पे बीजपुर के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ हुई है, वो आपको बताएंगे। और इस बीच इजराइल ने दी है पाकिस्तान को चेतावनी, कहा तत्काल आतंकियों पर 26/11 हमले के आतंकियों की तत्काल कार्रवाई करे, जल्द से जल्द सजा दे। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, फिलहाल इस साल ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 151 आतंकी ढेर, घाटी में 199 अब भी सक्रिय आतंकी। दोस्तों जम्मू कश्मीर में आतंकियों का सफाया लगातार हो रहा है। इस बीच TRF कमांडर सहित 3 आतंकियों को कल ढेर कर दिया गया। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन और मारे गए आतंकियों का आंकड़ा 150 के पार पहुंच चुका है। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक इस साल अब तक सुरक्षा बलों ने 151 आतंकियों को अलग अलग ऑपरेशन में मार गिराया है। सूत्रों ने बताया है कि जो आतंकी मारे गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा 86 आतंकी लश्कर तैयबा के हैं। इस समय लश्कर के आतंकी नाम बदलकर भी सुरक्षा बलों और सिविलियन को निशाना बना रहे हैं। इस साल जैश के 11 आतंकी भी ढेर हो चुके हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के 26, अलबदर के 13, अंसार गजवाल हुंद के 3 आतंकी मारे गए हैं और 9 आतंकी ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं हो सकी है। आतंकियों के खिलाफ जितनी तेज़ी से ऑपरेशन हुए हैं, तो बड़े आतंकी कमांडर उसी क्रम में आतंक की भर्ती करने में भी जुटे हैं। सूत्रों ने बताया है कि घाटी में अब भी 199 आतंकी सक्रिय हैं। आपको बता दें, इनमें से अब तक 151 को ढेर किया जा चुका है। 199 अभी भी ऑपरेशन की इस हिट लिस्ट में शामिल हैं। तो दोस्तों आतंकियों का ताबड़तोड़ सफाया जो है वो हो रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट। भारत ने 26/11 हमले की 13वीं बरसी पे पाकिस्तान उच्चायोग के राजनयिक को किया तलब, जल्द सुनवाई की मांग की। दोस्तों भारत ने 26/11 को मुंबई में हुए आतंकवादी हमले की 13वीं बरसी पे पाकिस्तान के उच्चायोग के राजनयिकों को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के मामले में जल्द सुनवाई करने को मौका की मांग की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फिलहाल ये बेहद दुख की बात है कि 26/11 हमले के 13 साल बाद भी 166 पीड़ितों के परिवार मामले की सुनवाई पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं। और इस बीच आज 26 नवंबर 2021 को मुंबई के एक सीरीज में हुई ब्लास्ट के 13 साल पूरे हो रहे हैं। और इस बीच 13 साल पहले आज के दिन आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों से सपने को नगरी को दहला दिया था। और उस वक्त पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के 10 आतंकियों ने करीब 4 दिनों तक 12 हमलों को अंजाम दिया था। मुंबई के ताजमहल पैलेस होटल, नरीमन हाउस, मेट्रो सिनेमा और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल समेत अन्य जगहों पर हमलों में 15 देशों 166 लोग मारे गए थे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बर्फबारी से पहले आतंकियों की घुसपैठ में जुड़ा रहा पाकिस्तान, भारतीय सेना हुई हाई अलर्ट, सीमा पर तैनात किए गए ड्रोन। पाकिस्तान की तरफ से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ये प्रयास किए जा रहे हैं आतंकियों की घुसपैठ बर्फबारी से ठीक पहले कार्रवाई जा सके। आपको बता दें कि हालांकि हमारी सीमाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, या फिर चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका। लाइन ऑफ कंट्रोल की बिम्बर गली इलाके के फॉरवर्ड पर भारतीय सेना ने एक घुसपैठ को ढेर कर दिया और गोला बारूद बरामद किए। पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है कि बर्फबारी से ठीक पहले आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। वहीं TV9 भारतवर्ष को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के सियालकोट में आतंकियों का एक लॉन्चिंग पैड इस समय एक्टिव है। और इस लॉन्चिंग पैड का नाम डेमर मलाला है और इसमें आतंकी एक लॉन्चिंग पैड में मौजूद हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, लगातार पाकिस्तान की नापाक हरकत आ रही है। अगली एक और अपडेट लेते हैं। भारत आपको बता दे, पहली बार स्वदेशी स्पेस कंपनी ने किया कमाल। चाइना और पाकिस्तान ही नहीं, इतिहास
नक्शा बदल देगी भारत की स्पेस एजेंसियां। जी हाँ, रॉकेट लॉन्च अब 40% सस्ते हो गए हैं। यानी अभी तक जो भारी भरकम बजट लग रहा था रॉकेट लॉन्च करने के लिए, अब ताबड़तोड़ मिसाइलें लॉन्च की जा सकेंगी। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन के सफल परीक्षण। पूरी दुनिया जानती है कि भारत सबसे सस्ते रॉकेट लॉन्च करता है, लेकिन बहुत जल्द देश की एक निजी स्पेस कंपनी पूरी दुनिया को सबसे सस्ते रॉकेट लॉन्चिंग की सुविधा देगी। आपको बता दें कि युवा साइंटिफिक एंटरप्रेन्योर्स की एक टीम ने 25 नवंबर को एक ऐसा परीक्षण किया जो कि मामलों में फर्स्ट है, और इस कंपनी ने पहली बार 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन बनाया है। देश में पहली बार किसी निजी स्पेस कंपनी ने क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। आपको बता दें कि वो भी लिक्विड नेचुरल गैस यानी LNG के उपयोग से, यानी भविष्य में बेहद सस्ती और पर्यावरण को बहुत कम नुकसान पहुंचाने वाली अंतरिक्ष उड़ानें होंगी। हैदराबाद स्थित स्काई रूट एयरोस्पेस ने 25 नवंबर 2021 को नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की टेस्ट फैसिलिटी में अपने पहले 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है। तो दोस्तों, इसमें आपको बता दें जो भारी भरकम बजट सपोज दैट 100 करोड़ किसी मिसाइल परीक्षण में लग रहा है, तो अब आप उसमें समझिए 50 करोड़ से 55 करोड़ ही लगेंगे। तो ये बड़ी खबर है। हम चलते हैं एक और अपडेट। बीजपुर के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुआ कल मुठभेड़, 2 घंटे तक ताबड़तोड़ हुई फायरिंग, DRG का जवान एक घायल। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बीजपुर के जंगलों में कल शुक्रवार को सुबह से लेकर शाम तक लगभग सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच ताबड़तोड़ मुठभेड़ हुई, और उनमें आपको बता दें कि कई नक्सली ढेर कर दिए गए हैं। इस बीच आपको बता दें इनमें एक DRG का जवान भी जो है वो घायल हो गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। इजराइल ने मुंबई 26/11 आतंकी हमलों में मारे गए लोगों को किया याद, कहा आरोपियों को तत्काल जल्द से जल्द मिले सजा। दोस्तों, आपको बता दें जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इजराइल में भारतीयों ने 2008 के 26/11 मुंबई हमलों में लश्कर तैयबा द्वारा मारे गए लोगों को याद किया है। इस दौरान अपराध के मास्टरमाइंड मुख्य साजिशकर्ता को सजा देकर जल्द न्याय देने की मांग की गई है। उन्होंने इन हमलों की 13वीं बरसी की पूर्व संध्या पर आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए समन्वित प्रयास करने की मांग की है। इजराइल में सभी प्रमुख संस्थानों में भारतीय छात्र, भारतीय यहूदी समुदाय के सदस्य और इजराइल में रह रहे तथा काम कर रहे भारतीयों ने 26/11 हमलों की बरसी को पूर्व संध्या पर गुरुवार को देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं और आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। इस हमले में मारे गए लोगों में ये 6 यहूदी भी शामिल हैं। हमलों की बरसी पर शुक्रवार को भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल दक्षिणी तटीय शहर इलाक में भारतीय यहूदी समुदाय के नेता इसाक सोलेमन ने क्लब सितार में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा है कि भारत और इजराइल आतंकवाद से पीड़ित हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें RIC बैठक में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, अफगानिस्तान के हालात को लेकर चिंतित, समावेशी प्रतिक्रिया सरकार का समर्थन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को रूस, भारत और चाइना समूह के विदेश मंत्रियों की बैठकों में कहा है कि अफगानिस्तान के हाल ही के घटनाक्रम चिंताजनक हैं। भारत अफगानिस्तान के समावेशी और प्रतिनिधि सरकार का समर्थन करता है। बैठक के दौरान अफगानिस्तान के हालात के बारे में विदेश मंत्री ने कहा है कि एक पड़ोसी मुल्क और अफगानिस्तान के साथ लंबे समय से साझेदार के रूप में है। भारत उस देश को हाल ही में घटनाक्रमों के बारे में बेहद चिंतित है। भारत अफगानिस्तान में समावेशी और प्रतिनिधि सरकार का समर्थन करता है। एस जयशंकर ने रूस, भारत और चाइना समूह के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक की अध्यक्षता की और विदेश मंत्रियों की अहम बैठक वर्चुअल तरीके से हुई है। हम चलते हैं एक और अपडेट। अमेरिकी संग चट्टान की तरह मजबूत रिश्ता, यही बताने अचानक ताइवान पहुंचे अमेरिकी सांसद, राष्ट्रपति बेंस की मुलाकात। दोस्तों, ताइवान के लिए अमेरिका के चट्टान की तरह मजबूत समर्थन की दोबारा पुष्टि करने के इरादे से एक दिवसीय यात्रा पर अचानक यहां पहुंचे 5 अमेरिकी सांसदों ने स्वशासित द्वीप की राष्ट्रपति साई इन वेन से शुक्रवार सुबह मुलाकात की है। ताइवान में अमेरिका के दूतावास अमेरिकन इंस्टीट्यूट इन ताइवान ने बताया है कि फिलहाल अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के द्विदलीय सांसदों को सुबह गुरुवार रात ताइवान पहुंचने और उसने साई समेत वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने की भी योजना बनाई। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका चट्टान की तरह ताइवान के साथ खड़ा है और अमेरिकी सांसद के पहुंचने के बाद चाइना के पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है। एक और अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। लोकतंत्र पर चर्चा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, चीन को नहीं मिला न्योता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने समिट फॉर डेमोक्रेसी के लिए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण भेजा। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली भाग लेंगे। वहीं चीन की इस बैठक में निमंत्रण नहीं भेजा गया है। इसके उलट ताइवान, पाकिस्तान समेत 110 देशों को इस बैठक में हिस्सा लेने में निमंत्रण मिला है। चीन इस बैठक का न्योता न मिलने से नाराज है।
आगामी 10 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका द्वारा आयोजित समिट फॉर डेमोक्रेसी में हिस्सा ले सकते हैं। भारतीय अधिकारियों ने दावा किया है कि व्हाइट हाउस की तरफ से पीएम मोदी को 9 और 10 दिसंबर के बीच समिट फॉर डेमोक्रेसी में हिस्सा लेने के लिए निमंत्रण मिला है। अगली अपडेट 6 दिसंबर को भारत पहुंचेंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, शिखर वार्ता में होंगे शामिल। दोस्तों आपको बता दें, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता के लिए भारत आएंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है। दरअसल मुलाकात के दौरान दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी और इन नेताओं की मुलाकात अहम मानी जा रही है। दरअसल शुक्रवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को भारत पहुंचेंगे। पुतिन शिखर वार्ता के दौरान भारत पहुंच रहे हैं। दरअसल भारत के प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति आपसी संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा के लिए एक सालाना शिखर बैठक आयोजित कर रहे हैं। एक मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने कहा है कि पुतिन 21वें और भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 6 दिसंबर को भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण बोले प्रधानमंत्री मोदी। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में आयोजित संविधान दिवस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज सुबह मैं विधायिका और कार्यपालिका के लोगों के साथ था और अब न्यायपालिका के साथ हूँ। हमारे काम करने के तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन आस्था एक ही है। संविधान देश को आगे बढ़ाने में संविधान हमारी मदद कर रहा था, लेकिन जो देश हमारे साथ आज़ाद हुए हैं वो हमसे बहुत आगे हैं और इसलिए बहुत काम बाकी है। पीएम मोदी ने कहा है कि आज़ादी के लिए जीने मरने वाले लोगों ने जो सपने देखे थे उन सपनों के प्रकाश में और हजारों साल की भारत की महान परंपरा को संजोए हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें संविधान दिया। वे करोड़ों लोगों जिनके घरों में शौचालय तक नहीं था, बिजली के अभाव में अंधेरे में अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, उनकी तकलीफ़ समझकर उनका जीवन आसान बनाने के लिए खुद को खपा देना मैं असली संविधान सम्मान मानता हूँ संविधान का। तो ये प्रधानमंत्री मोदी का जो भाषण था, ये भाषण नहीं, ये इस देश की आत्मा की कहीं न कहीं एक पुकार थी जो पीएम मोदी ने आज स्वयं धरातल पर उतार रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों भारत सरकार का फैसला, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 15 दिसंबर से फिर होगी शुरू। जी हाँ दोस्तों, भारत ने इंटरनेशनल फ़्लाइट का परिचालन 15 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करने के बाद सरकार ने निर्णय लिया है। नागर विमानन मंत्रालय ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है। पिछले साल कोरोना के चलते 23 मार्च को देश में नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन बंद कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद समय समय पर कई देशों के साथ ही एयर बबल पैकेट किए गए और इसके बीच सीमित हवाई सेवा शुरू की गई और अब तक करीब 28 देश के साथ बबल पैक्ट है। अगली एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग, आपको बता दें बांग्लादेश के बाद रोहिंग्या शरणार्थियों का ठिकाना होगा बंगाल की खाड़ी में बसा ये द्वीप। जी हाँ दोस्तों, बांग्लादेश ने गुरुवार को सैकड़ों रोहिंग्या शरणार्थियों को बंगाल की खाड़ी में स्थित एक द्वीप पर भेजना शुरू कर दिया। मानवाधिकार संगठनों ने समुद्र में डूब के खतरे का सामना कर रहे द्वीप पर मौजूदा परिस्थितियों को लेकर चिंता प्रकट की है। पड़ोसी देश म्यांमार में अगस्त 2017 में हिंसा और उत्पीड़न शुरू होने के बाद रोहिंग्या मुसलमान समुदाय के लाखों लोग पलायन कर गए और इनमें से 11 लाख रोहिंग्या समुदाय के नागरिकों ने बांग्लादेश में शरण ले ली थी। रोहिंग्या को द्वीप पर भेजे जाने के कार्य की निगरानी कर रहे एक वरिष्ठ अधिकारी मोहम्मद शमशाद दौजा ने कहा है कि नौसेना एक जहाज़ 380 शरणार्थियों को चट्टोग्राम सिटी से भासान 4 द्वीप ले जाया जाएगा और यहाँ द्वीप के देश के दक्षिणी पूर्वी तट पर स्थित है और ये लोग स्वेच्छा से जा रहे हैं। कुल 1500 रोहिंग्या अगले कुछ हफ्तों में चरणबद्ध तरीके से द्वीप पर भेजे जा रहे हैं। एक और अपडेट लेते हैं। महाराष्ट्र में गिर सकती है सरकार। जी हाँ, गाड़ी, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने बोले तख्ता पलट होने जा रहा है। दिल्ली पहुंचे पवार। दोस्तों महाराष्ट्र की सियासत में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के दावे से तहलका मच गया। राणे ने कहा है कि महाराष्ट्र में अगले साल मार्च तक सत्ता बदल जाएगी। राजस्थान के अपने 2 दिनों के दौरे के वक्त राणे ने कहा है कि महाराष्ट्र में जल्दी ही बदलाव देखने को मिलेगा और ये बदलाव मार्च तक देखने को मिल सकता है। सरकार बनाने या गिराने की बात ऐसी है कि जिन्हें सीक्रेट ही रखा जाता है। वहीं न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक नारायण राणे ने कहा है कि उद्धव ठाकरे स्वस्थ नहीं हैं, इसलिए हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने उनके बारे में बात न करने को कहा है। लेकिन
महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ज़्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। 2 सप्ताह पहले ही महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी हुई और वो इलाज के लिए एचएन रिलायंस हॉस्पिटल में भर्ती थे। शिवसेना और कांग्रेस में रह चुके नारायण राणे ने अपने बयान से साफ कर दिया कि राज्य में कभी भी सत्ता बदल सकती है। हम चलते हैं एक और अपडेट आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग एक और निकल के आ रही है, जहाँ पे बोरिस जॉनसन और ब्रिटेन में अभी भी ठनी हुई है। जी हाँ, आपको बता दें फ्रांस और ब्रिटेन में अभी भी ठनी हुई है। फ्रांस ने रद्द की बड़ी डील। दोस्तों, फ्रांस ने ब्रिटेन की मांगों के विरोध में गृहमंत्री प्रीति पटेल और उनके फ्रांसीसी समकक्ष के बीच प्रवासी संकट पर होने वाले महत्वपूर्ण बैठक रद्द कर दी। फ्रांस के गृहमंत्री गिराल्ड डार्मिन ने पटेल के साथ रविवार को अपनी बैठक को रद्द कर दिया और गांजा बेचकर कमाएगा तालिबान। जी हां, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी से डील का बड़ा दावा। कंपनी दरअसल अब आप समझिए कि अफगानिस्तान में तालिबान अब गांजा से पैसे कमाने की योजना बना रहा है। तालिबानियों ने ऑस्ट्रेलिया की कंपनी सी फार्म से डील की है और ये डील अफगानिस्तान में गांजा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ी है। अब इस बात की पूरी संभावना है कि तालिबान गांजे के व्यापार को कानूनी मान्यता दे सकता है। आपको बता दें, खामा प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के आंतरिक मंत्रालय के प्रवक्ता क्वारी सईद खोस्टी ने कहा है कि डील फाइनल हो चुकी है। लेकिन अब आप समझिए कि तालिबान जो है, इतने बड़ा देश आखिर गांजा बेचकर कैसे अर्थव्यवस्था चला सकता है, ये भी अपनी बड़ी बात है। क्योंकि अफीम भी है अफगानिस्तान में, बड़े पैमाने पे अफीम की भी खेती है, गांजा की भी खेती है। तो यही खाएंगे, यही बेचेंगे, इसी से अर्थव्यवस्था चलाएंगे। अगले अपडेट, जम्मू कश्मीर जनजातीय समुदायों के लिए 200 स्कूल बनेंगे स्मार्ट, 21,000 बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति। एलजी मनोज सिन्हा लगातार जम्मू कश्मीर सुधारने का कर रहे काम। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज गुरुवार को जनजातीय समुदायों के लिए 200 स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदलने की केंद्र शासित प्रदेश सरकार के ऐतिहासिक पहल में आम लोगों को समर्पित किया। जम्मू कश्मीर सरकार ने गद्दी, सिप्पी, दर्द और सीना समुदाय के 21,000 बच्चों को छात्रवृत्ति दिए जाने का एक बड़ा निर्णय लिया, जो पिछले 3 दशकों में इस सुविधा से वंचित थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के जनजातीय समुदाय के लिए 200 स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदलने की केंद्र शासित प्रदेश की ऐतिहासिक पहल को समर्पित किया। जनजातीय बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना हमारी प्राथमिकता है। एक और अपडेट, देश के किसानों को फिर बरगलाने में जुटा सिख फॉर जस्टिस। 29 नवंबर को गैर कानूनी हरकत के लिए उकसाया, इनाम का ऐलान। दोस्तों, किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने के मौके पर प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन आतंकी सिख फॉर जस्टिस एक बार फिर किसानों को बरगलाने की कोशिश की है। इसी कड़ी में सिख फॉर जस्टिस ने पंजाब और हरियाणा के किसानों को कहा है कि 29 नवंबर को संसद पर ट्रैक्टर लेकर चढ़ाई करने वाले किसानों को सिख फॉर जस्टिस $1,25,000 देगा। सिख फॉर जस्टिस के गुरपंत सिंह पन्नू ने यह दावा किया। इससे पहले भी किसानों को किसी तरीके के बरगलाने और डॉलर और वीज़ा देने का झांसा दिया है। तो अब आप समझिए, 29 नवंबर को संसद पर ट्रैक्टर लेकर चढ़ाई करने वाले सिख जो है $1,25,000 देगा। अब आप समझ लीजिए कि साफ साफ किस तरीके से बरगलाने की किसानों को साजिश हो रही है। और आने वाले समय में किसानों ने 29 तारीख को संसद कूच करने का भी ऐलान कर दिया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक तरफ जो है आपको 26 जनवरी याद होगी, जब किसानों को खास करके सरकार और सिख फॉर जस्टिस ने कहा था कि संसद लाल किले पे जो झंडा फहराएगा उसको पैसा दिया जाएगा। तो लाल किले पे झंडा फहराया गया था, इस बात को आप भूलना नहीं है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान की हथियारों की सनक समझिए। सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का किया परीक्षण और खाने को कुछ नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंची है, मगर पड़ोसी मुल्क के हथियारों को लेकर भूख खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान ने गुरुवार को सतह से सतह तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन A1A का सफल परीक्षण किया। और इससे पहले भी पाकिस्तान ने अगस्त में सतह से सतह पर वार करने वाली परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा है कि परीक्षण का मकसद हथियार प्रणाली को कुछ डिजाइन और तकनीकी मानकों को पुनः सत्यापन करना था। हालांकि सेना ने मिसाइल का तकनीकी साझा नहीं किया। परीक्षणों के मौके पर सेना के वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक और इंजीनियर मौजूद रहे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। हैदरपोरा एनकाउंटर के विरोध करने वाली महबूबा ने अब श्रीनगर मुठभेड़ पर भी जताया शक। जी हाँ, तमाम एनकाउंटर्स पर लगातार महबूबा मुफ्ती खड़े कर रही सवाल। दोस्तों,
आपको बता दें, जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को श्रीनगर के रामबाग इलाके में एनकाउंटर पर शक जताया। पीडीपी चीफ ने कहा कि वैध संदेह पैदा हो रहा है। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस की तरफ से बताया गया कि एनकाउंटर में 3 आतंकवादी ढेर हुए। पुलिस प्रशासन ने इन दावों से उलट महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट करके कहा है कि रामबाग में कल हुए एनकाउंटर के बाद से इसकी वैधता को लेकर संदेह है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इन एनकाउंटर्स को लेकर उन्होंने प्रत्यक्षदर्शियों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि एक ही तरफ से फायरिंग हो रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। कृषि कानूनों की वापसी पर लग सकती है मोहर। बीजेपी ने राज्यसभा सदस्यों को जारी किया व्हिप। दोस्तों, बीजेपी अपने राज्यसभा सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी करते हुए 29 नवंबर को सदन में मौजूद रहने का कहा है। माना जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही 29 नवंबर को पार्टी तीनों कृषि कानूनों को वापसी के लिए विधेयक पेश कर सकती है। व्हिप के मुताबिक बीजेपी सांसदों को राज्यसभा में उपस्थित रहने को कहा गया है। इसके मुताबिक सोमवार को एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी और इनके पास कराया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले सप्ताह ऐलान किया था कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेगी और इसके लिए संसद में आवश्यक प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। अगली एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, संविधान दिवस है। आज 26/11 भी हुआ था। तो 2 वर्षीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कॉन्स्टिट्यूशन डे पे संबोधित किया है। कांग्रेस और विपक्ष पर बोला बड़ा हमला। दोस्तों, संविधान दिवस के मौके पर संसद में आयोजित कार्यक्रम में विपक्षी दलों द्वारा शामिल